नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ग्रामीण परिवेश का फुल कोर्स जितना भी अभी तक मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया आप लोगों को, वो प्राप्त करने के लिए आपको जस्ट इस नंबर पे, यहाँ पे आपको नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आपको जस्ट 50 रुपये का गूगल पे या फिर जो भी आपके पास मीडियम होगा उसके थ्रू आपको जस्ट 50 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना है, ठीक है। और जो भी आपको कंटेंट मिलेगा इसका पूरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्या है कंटेंट में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, पूरा प्लेलिस्ट वहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया है। दोस्तों, ऑफर सीमित समय के लिए है, तो दोस्तों काफ़ी लोगों ने अभी तक इसको परचेज कर लिया है और आप भी टाइम पे परचेज कर लो ताकि लेट ना हो और समय पे आपको कंटेंट अवेलेबल हो जाए और आप अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर पाओ। तो दोस्तों, लगभग कंप्लीट थ्योरी कराने के बाद अब हम अपना फोकस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन पे, क्योंकि जो क्वेश्चन थ्योरी में छूट गया है उसकी प्रैक्टिस हम एमसीक्यू के माध्यम से यहाँ पे करेंगे। तो आप लोगों के लिए एमसीक्यू मस्ट है, क्योंकि इससे आपको एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन का भी अंदाज़ा होगा और प्लस जो क्वेश्चन रेयरली हमने थ्योरी क्लास में छोड़ी हुई है वो हम यहाँ पे अटेंड कर लेंगे, वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे कि किस तरह से हट के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास हेतु केंद्र से आवंटित की जाने वाली धनराशि सीधे ग्राम प्रधानों के नाम से संचालित खातों में हस्तांतरित किए जाने की व्यवस्था सर्वप्रथम किस कार्यक्रम में की गई थी? बताइए आप लोग। आपका ऑप्शन है जवाहर रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, तीसरा है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना और चौथा है आपका मनरेगा। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही बताइए आप लोग। किसके माध्यम से धनराशि जो है ये सीधे जो ग्राम प्रधान होंगे उनके खाते में सीधे ट्रांसफ़र की जाएगी, ये किसके माध्यम से हो पाया था? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ए, यानी कि जवाहर रोजगार योजना, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से जो खाता है प्रधान का उसमें डायरेक्ट धनराशि को ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना बताइए आप लोग। 1950, 1976, 1986 या इनमें से कोई नहीं, या फिर अभी बना ही नहीं है? ये ऑप्शन कुछ अजीब सा है, अभी बना ही नहीं है। तो बताइए आप लोग कब बना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 1986, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ग्राम में जल प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? मतलब गांव में जल प्रदूषण का स्रोत कौन सा नहीं है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने थ्योरी में नहीं कराया, क्योंकि मुझे पता है ये आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ से एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपना राइट आंसर फाइंड कर सकते हो। इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन जो आपका माइंड जहाँ पे काम करता है उसको मैंने थ्योरी क्लास में नहीं कराया है, ठीक है। तो थ्योरी क्लास में अगर आप अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं, देखा नहीं है उसको, आप नए हो चैनल पर, तो जाके थ्योरी पूरा देख लेना। लगभग 15 से 20 वीडियो लेक्चर है, कंप्लीट हमने करा कर रखा है ग्रामीण परिवेश, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका ये है भूमि कटाव से। भूमि कटाव से क्या आपका पर्यावरण प्रदूषण होता है कि नहीं होता है, आप लोग बताइए। सॉरी दोस्तों, जल प्रदूषण यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिससे जल प्रदूषण नहीं होता है। तो भूमि के कटाव से होता है, हाँ होता है। पशुओं के जलाशय में नहाने से होता है क्या जल प्रदूषित? बिल्कुल होता है। मानव अपशिष्ट एवं वहित मल के द्वारा, ऑब्वियस सी बात है, जब इनसे हो रहा है तो इनसे तो कतई होगा। मतलब ये लाउड स्पीकर की ध्वनि जो है ये इससे जल प्रदूषित नहीं होता है। अगर कहीं प्रदूषित होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब हुआ था? बताइए आप लोग। राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब हुआ? 67, 77, 87, 97। ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय एकता समिति का गठन जो है 1967 में हुआ था। ध्यान रखना, कब हुआ था? 1967 में हुआ था। क्या? राष्ट्रीय एकता समिति का गठन, राष्ट्रीय एकता समिति का गठन 1967 में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, 67 ऐसा शब्द है कि बोल नहीं मिलता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम का आधार बना? बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम का आधार बना? ऑप्शन आपने देख लिया, मुझे पढ़ना पड़ेगा क्या? देखिए, सघन कृषि जनपद कार्यक्रम, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, सीमांत कृषक एवं भूमिहीन कृषक श्रमिक कार्यक्रम, ए तथा बी दोनों। बताइए आप लोग। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है ए तथा बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। ए तथा बी दोनों आपका यहाँ पे राइट आंसर है, यानी कि सघन कृषि, सघन होगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना, सघन कृषि जनपद कार्यक्रम और सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम के माध्यम से हरित क्रांति ये दोनों हरित क्रांति का
आधार या बेस बने। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सघन कृषि और सघन कृषि जनपद है और सघन कृषि क्षेत्र है, दोनों ध्यान रखना। यहाँ पे सघन सघन है, और सघन का मतलब क्या होता है, सघन हमेशा जंगल होता है और जंगल हमेशा हरा होता है, तो हरा का कोड ये है, ठीक है, हरित क्रांति। ऐसे ही आपको फाइंड करना है, सघन से इसको कोरिलेट करना है, कृषि को, हरित को, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है। ऑप्शन देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है, यानी कि कौन सी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। तो अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीजों का प्रयोग, उन्नत सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, उपर्युक्त सभी। इनमें से कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि जो हमारा हरित क्रांति था ये देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी, ना कि यहाँ पे अधिक उपज वाली प्रजातियों से संबंधित जो मैटर था। हाँ, एक उन्नत किस्म की बीजों का यूज़ हम यहाँ पे करते थे, सिंचाई से संबंधित ये नहीं है, रासायनिक उर्वरक से संबंधित ये नहीं है। इसके तहत जस्ट आपको अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रजातियों के बीच बीजों का प्रयोग वगैरह नहीं था, ठीक है। इसके माध्यम से जस्ट पारंपरिक की जगह पे उन्नत किस्म की बीजों का प्रयोग तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि, ये हमारा इसमें प्रमुख घटक था, ठीक है। तो आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जिसके 5 अन्य संगठन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जिसके 5 अन्य संगठन कार्यक्रम है। आप लोग ऑप्शन देख के बताइए, मुझे ऑप्शन पढ़ना ना पड़े। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ठीक है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जिसके 5 अन्य संगठन कार्यक्रम थे, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है। कुछ ऐसा आ जाएगा कि 5 से संबंधित होगा, तो ये आपको एक याद रखना है, ठीक है। एक 5 से संबंधित है, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। एक 5 से संबंधित है, यानी कि एकीकृत वाले का 5 घटक होगा या संगठन होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको कोड करना है, ऐसे ही आपको याद करना है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई थिंक ये अलग हो गया है, तो यही आपका राइट आंसर होना चाहिए। संत विनोबा भावे हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांव में रसोई घरों में प्रयुक्त परंपरागत चूल्हा मतलब क्या होता है, बताइए आप लोग। गांव में रसोई घरों में प्रयुक्त परंपरागत चूल्हे में ईंधन से उत्पन्न उष्मा का कितना भाग बेकार चला जाता है। तो परंपरागत चूल्हा वही जो ऐसे होता नहीं है, ऐसे करके होता है, ऐसे करके होता है, यहाँ पे बीच में फिर ऐसे करके होता है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, अलाव वगैरह डालते हैं और यहाँ पे जलता है, खाना हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो यही परंपरागत चूल्हा है। तो इसमें पता है कि आपका लगभग इसमें जो उष्मा का पार्ट है ये कितना % बेकार चला जाता है, तो ये आपका होगा ए, 70% उष्मा बेकार चली जाती थी। सोचिए, अगर इसीलिए खाना देर से पकता है चूल्हे पे, अगर सारा का सारा उष्मा एक फोकस पे आ जाए, जो ब्लू वाली उष्मा होती है ना, जो लाइट जलती है वो बहुत तेज़ जलती है, उसका जो क्षमता होता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे येलो जलता है, यानी कि जो उष्मा है ये हवा के चलते यहाँ वहाँ बह जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, इसी के चलते 70% उष्मा हमारा वेस्ट चला जाता था, ठीक है। आगे देखिए, गाँव के कुआं का पानी मनुष्य के क्रियाकलापों से ही दूषित होता है, अतः रोकने का उपाय करना चाहिए। आप लोग ऑप्शन खुद पढ़ लें। पढ़ लिया, गांव के कुआं का पानी मनुष्य के क्रियाकलापों से दूषित होता है, ठीक है, हाँ दूषित होता है। इसमें तो भाई जानवर जाता नहीं है, गाय भैंस तो जाती नहीं है, मनुष्य का ही काम है। अतः रोकने का उपाय करना चाहिए। कुआं में यदा कदा लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। कुओं में गंदे बाल्टी का प्रयोग ना करें, ऑब्वियस सी बात है, नहीं करना है। गांव के पनघट के चारों तरफ गन्ना नहीं होना चाहिए, गन्ना वगैरह होगा तो कटेगा, उसका जो क्या बोलते हैं भाई, नाम नहीं याद आ रहा उसका, है ना, तो वो चीज़ें उसमें उड़ के आएंगी, तो वो सारी चीज़ें सही नहीं है। तो ये यहाँ पे हमारा उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसमें आप कोई इंप्रूवमेंट चाहते हो इस क्लास में, मतलब यहाँ पे इसका जो लिखा गया है फॉर्मेट, या फिर इसमें आप ज़रूरी चाहते हो कि ABCD लिखा ही रहे। मतलब मैं तो जानता हूँ कि अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपका ध्यान इन पे नहीं जाना चाहिए, आपका ध्यान जस्ट ऑप्शन पे जाना चाहिए, आपका ध्यान जस्ट क्वेश्चन पे जाना चाहिए, और आपको क्या सही है इस पे ध्यान आपका जाना चाहिए। ABCD फॉर्मेट पे नहीं जाता। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आपका ध्यान कहीं नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे रहता है, आंसर पे रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में भी क्वेश्चन आना है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम पहली पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था।
तो पहली पंचवर्षीय योजना में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? आप लोग ऑप्शन देख के बताइए भाई लोग। तो पहली पंचवर्षीय योजना में मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पे देश आज़ाद हुआ था, हमको खाने पे पहले फोकस करना था, तो यानी कि अधिक अन्न उपजाऊ कृषि पे आधारित कार्यक्रम था पहली पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हो गया था 1952 में, ये भी आपको याद होगा, जो कि बाद में विफल हो गया था। ठीक है, और इन्हीं की विफलताओं के चलते आगे जो है कई सारी समितियों का गठन किया गया था, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, ये आपको शायद नहीं पता होगा, ध्यान दे देना। ठीक है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्टार्ट हुआ था, ये शायद थ्योरी क्लास में भी हमने नहीं करी है, तो ये ध्यान देना। राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, अब ऐसा समझ लो कि भाई टीवी वगैरह तो लगाना ज़रूरी था, तो टीवी वगैरह भी पहले कार्यक्रम में लग गया था। एक मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, प्रसार करना मतलब प्रसारण करना टीवी से संबंधित, टीवी का मतलब रेडियो यहाँ पे है, ठीक है, टेलीविज़न। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम का भी आरंभ पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य निर्देशन सेवाओं का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य निर्देशन सेवाओं का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य से संबंधित किसी को निर्देश देना यानी कि सलाह देना, ऐसी सेवाओं का उद्देश्य क्या है? बताइए आप लोग ऑप्शन देख के। ये सब कॉमन क्वेश्चन है, ये सब मैं थ्योरी में नहीं कराया हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सब आपको देख के करना है। कभी कभी 50 में आपका ये फंस सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका लॉजिकल पॉइंट, यहाँ पे आपका लॉजिकल दिमाग काम करना होता है, कैसे आपको चीज़ों को एलिमिनेट करना है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, खुद से ट्राई कीजिए। तो उचित भाव विकास और अच्छी आदत विकास, ये दोनों ही ज़रूरी है। स्वास्थ्य निर्देशन सेवाओं का उद्देश्य ये दोनों है। ठीक है, आपका उचित भाव विकास होना चाहिए और अच्छी आदत का विकास होना चाहिए, ताकि आपका जो स्वास्थ्य वगैरह है ये चीज़ें सही रहें। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने की विधि है। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने की विधि है, दो ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। तो मैंने बोल दिया था, 2 महीने नाम ले लिया था ना, तो यहाँ पे दोनों आपका ऑप्शन सही होगा। स्वास्थ्य सप्ताह, क्रमबद्धता, आपको क्रमबद्धता के तरीके पे काम करना होगा और हर सप्ताह पे आपको अपना चेकअप वगैरह करवाना होगा, तो यही स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने की विधि है। मतलब कुछ ऐसे ही आपको गैस करना है भाई, जो पॉजिटिव होगा वही विधि है, जो नेगेटिव होगा उसको एलिमिनेट कर देना है, और कहीं 2 पॉजिटिव होगा तो दोनों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यही आपको करना है एग्जाम में, कॉमन है। ठीक है, आगे देखिए, जलवायु एवं भूमि प्रदूषण की समस्या पर्यावरण की क्या है? मतलब कौन सी समस्या है? आंतरिक है, बाह्य है, इस टाइप से आंतरिक बाह्य दोनों है, तो ये आपको देखना है। जलवायु, जल जो हमारा जल है, ये जल एंड वायु ऐसा समझ लीजिए, जल एंड वायु एवं भूमि प्रदूषण। ठीक है, मतलब तीनों की बात कर रहा है, जल, वायु और भूमि प्रदूषण की समस्या पर्यावरण की किस प्रकार की समस्या है? तो दोस्तों ये बाह्य समस्या है। ठीक है, ये जल, वायु तथा भूमि प्रदूषण पर्यावरण की कौन सी समस्या है? बाह्य समस्या है। ठीक है, बाह्य एवं आंतरिक आप नहीं बोल सकते हो। आंतरिक समस्या क्या है पर्यावरण का? अगर आप लोगों का कॉमन गेस कुछ काम कर रहा है तो आंतरिक समस्या क्या है पर्यावरण का, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निर्मल ग्राम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो निर्मल ग्राम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइए आप लोग। ऑप्शन देख लिया? देख लो भाई, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। निर्मल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ अगर गंदा है तो उसको साफ करना, मतलब साफ सफाई। यानी कि ऐसे ही आपको पकड़ लेना है कि मल मूत्र ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे के स्वच्छ निस्तारण हेतु, यही है निर्मल ग्राम योजना का संबंध, इसी से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लेना। ठीक है, इस बार आ सकता है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों 14 नवंबर 2004 को नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। 14 नवंबर को कौन सा दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, 14 नवंबर को हम कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण का कार्य है। जिला ग्रामीण विकास अधिकरण का कार्य क्या है? बताइए भैया आप लोग। तो यहाँ पे आपने अगर ऑप्शन पढ़ लिया है तो देखिए, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण का कार्य ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं बनाना, शासन से प्राप्त अनुदान का ग्राम पंचायतों का आवंटन, विकास परियोजनाओं का अनुमोदन। देखिए दोस्तों, जब जिला ग्रामीण जुड़ा हुआ यहाँ पे, तो ऐसे आपको एलिमिनेट करना है एग्जाम टाइम में कि कौन से ऑप्शन में ग्रामीण से संबंधित पॉजिटिव चीज़ें हैं।
जिस ऑप्शन में ग्रामीण शब्द लिखा होगा और उससे संबंधित पॉजिटिव चीज़ होगी वो आपका सही आंसर होगा, और जिसमें ग्रामीण से संबंधित नेगेटिव चीज़ होगी वो आपको एलिमिनेट कर देना है। तो देखिए जिला ग्रामीण विकास, ग्रामीण के आगे विकास लगा हुआ, यानी कि हमें पॉजिटिव खोजना है, और जब नेगेटिव खोजना होगा तो आपको नेगेटिव खोजना है। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव खोजना है, यानी कि ग्रामीण विकास से योजनाएं पॉजिटिव है। शासन से प्राप्त अनुदान का ग्राम पंचायतों में आवंटन, भैया पैसा मिल रहा है, पॉजिटिव है। विकास परियोजनाओं का अनुमोदन, ठीक है, ये भी परियोजनाओं का अनुमोदन, प्रमोशन, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव है। यानी कि उपयुक्त सभी हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला क्वेश्चन है, देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि PMGSY की शुरुआत कब की गई थी? बताइए आप लोग, बताइए भाई, देख के ऑप्शन। तो ऑप्शन आपने देख लिया होगा। तो इसका जो शुरुआत है भाई साहब, ये दिसंबर 2000 में शुरू किया गया था। बहुत आसान है, दिसंबर 2000 में, ठीक है, शुरू किया गया था। एक महीने के बाद में 2001 लग जाएगा, यानी कि 2001 स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों 2000 में आपको याद रखना है कि 2000 में PMGSY यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। कब? 2000 में। अगला देखिए दोस्तों, वायु प्रदूषण से मानव की बीमारी पैदा होती है। वायु प्रदूषण से मानव को बीमारी पैदा होती है, कौन सी बीमारी पैदा होती है? बताइए आप लोग। वायु प्रदूषण से दमा, क्षय रोग, तपेदिक, ये सब सारी बीमारियां होती हैं। आई थिंक आपके पेड के एग्जाम में इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, है ना? आप लोगों को अगर याद होगा तो पेड से संबंधित जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें ये इस टाइप का क्वेश्चन एक आ गया था। तो वायु प्रदूषण से दमा, क्षय यानी कि तपेदिक रोग दोनों हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति का मतलब पूर्ति में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था बताना है आपको। ये शुरू हुआ था आपका 1991 में, ध्यान देना, 1991 में यहाँ पे आपका राजीव गांधी लिखा हुआ भाई, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1991 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में कौन से कार्यक्रम का विलय कर दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में किस योजना का विलय कर दिया गया था? बताइए भाई आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों योजनाएं जो यहाँ पे लिखी गई हैं, इन दोनों का विलय 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कर दिया गया था। काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और काम के बदले अनाज योजना, इन दोनों का विलय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में विलय कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा किसकी रोकथाम द्वारा की जा सकती है? बताइए, मतलब ग्रामीण का जो पर्यावरण है, गांव का जो पर्यावरण है, उसको हम किसकी रोकथाम के थ्रू कर सकते हैं? बताइए, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो अगर हमें किसी चीज़ को स्वच्छ रखना है, किसी इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखना है, तो मैंने क्या कहा था आपको, नेगेटिव चीज़ हटानी होगी। तो नेगेटिव क्या है? वायु प्रदूषण है, इसको हटाना है रोकथाम करके, जल प्रदूषण रोकथाम करके, मृदा प्रदूषण रोकथाम करके, यानी कि ऊपर सभी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण पर्यावरण में वायु प्रदूषण होता है, बताइए आप लोग। ग्रामीण पर्यावरण में वायु प्रदूषण होता है तो घरेलू चूल्हों तथा धूम्रपान द्वारा उत्पादित धुएं से। अब गांव है तो घरेलू चूल्हा वहाँ पे होगा, वहाँ से भी CO2 वगैरह निकलेगा, और लोग भाई धूम्रपान वगैरह करते हैं, वहाँ पे बीड़ी सिगरेट चलता नहीं है गाँव पे, तो वहाँ से भी धुआं निकलता है, उससे भी पर्यावरण प्रदूषित होता है। परिवहन मोटर गाड़ियों से उत्पन्न हुए धुएं में ऑब्वियस सी बात है। उद्योग धंधे एवं भट्ठों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं एवं गैसीय पदार्थों से। उद्योग धंधे तो यहाँ पे ज़्यादा होंगे नहीं ग्रामीण पर्यावरण में, लेकिन हाँ भट्ठे वगैरह की जो चिमनी होती है वो यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा ये हमारा उपयुक्त सभी होगा, यानी कि सभी से यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन है, धात्री माता यानी कि धरती माता, साफ साफ इसको समझ लीजिए, धात्री माता या फिर धरती माता के 850 मिलीलीटर दूध से कितने मिलीलीटर कैल्शियम की प्राप्ति होती है? दोस्तों धात्री का मतलब होता है गाय, है ना। गाय माता के 850 मिलीलीटर दूध से कितने मिलीग्राम कैल्शियम की प्राप्ति होती है? ऑप्शन देख के बताइए आप लोग। यहाँ पर राइट आंसर होगा 290 मिलीग्राम, यानी कि 850 मिलीलीटर दूध में आपका 290 मिलीलीटर
मिलीग्राम कैल्शियम होता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 850 मिलीलीटर दूध में 290 यानी कि लगभग 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि से खेती के बाद कौन सा महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग धंधा है? तो भाई आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, हथकरघा, मुर्गी पालन, पशुपालन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? कुटीर उद्योग है। ध्यान देना दोस्तों, कुटीर का मतलब होता है लगभग जहाँ तक मुझे पता है, कुटीर का मतलब होता है घर बैठ के जो हम काम करते हैं उसको कुटीर बोलते हैं। तो यहाँ पे हथकरघा यानी कि हाथ से जो बनाने वाली वस्तुएं होती हैं उसको हम हथकरघा बोलते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि के बाद, रोजगार की खेती के बाद में, कृषि के बाद में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग धंधा है? तो हथकरघा कुटीर उद्योग धंधा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकरों की बेहतरी के लिए, बुनकरों की बेहतरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना सरकार के द्वारा चालू की गई है? तो बुनकरों की बेहतरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी सरकार के द्वारा चालू की गई है? तो ये भाई यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, सभी की सभी जो योजनाएं हैं ये बुनकरों से ही संबंधित है। हथकरघा विकास केंद्र योजना, हैंक यार्न प्राइस सब्सिडी योजना, अब सब्सिडी वगैरह मिलेगा तभी तो कोई लाभ मिलेगा बुनकरों को। रिफंड योजना, तो ये सारी की सारी योजनाएं बुनकरों को लाभ देने के लिए हैं, याद कर लेना। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, भारत में जनपद के राजस्व संग्रहण का, भारत में जनपद के, जिला के राजस्व संग्रहण का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? बताइए भाई लोग, जिलाधिकारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस कार्यक्रम को विश्व बैंक ने विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम माना है? तो बताइए कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जिसको विश्व बैंक ने विश्व का सार्वजनिक कार्य योजना माना है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनरेगा योजना। ठीक है, मनरेगा योजना को विश्व बैंक ने विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्य योजना माना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में क्या लिखा हो भाई, निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन तो मुझे याद था, ये आई थिंक यहाँ पे है सूखा प्रवण। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो सूखा प्रवण ऊपर लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया? ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा डी, यानी कि पंजाब में ये कार्यक्रम नहीं चलाया गया था, सूखा प्रवण। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में ने निम्नलिखित में से किस के जरिए समावेशी विकास सुनिश्चित करता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ठीक है, मनरेगा आप समझ लीजिए, निम्नलिखित में से किस के जरिए समावेशी विकास सुनिश्चित करता है? तो आप लोग बताइए ऑप्शन देके भाई। तो यहाँ पे मैंने कहा था, जब कुछ ऐसी चीज़ें पूछेगा जिसमें हमें पॉजिटिव निकालना है, तो जो हमारा पॉजिटिव लाइन होगा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके, ठीक है, अच्छी बात है, ये तो भाई अच्छी बात है ना, सुरक्षा वगैरह। आजीविका, अरे आजीविका भी अच्छी बात है। लोकतांत्रिक अधिकारिता पर अपने प्रभाव के जरिए, अरे लोकतंत्र पर तो हमारा अधिकार होना ही चाहिए, तभी तो हम यहाँ पर सुकून से रह पाएंगे, अदरवाइज मोदी और जोगी दोनों हम लोग को दबा के रख देंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें अच्छी जा रही है, यानी कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के किस जनपद समूह में नहीं चलाया गया था? यानी कि उत्तर प्रदेश में तो चलाया गया था, मैंने देखा था कि पंजाब में नहीं चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे जो लिखा गया है किस किस में चलाया गया था, तो उत्तर प्रदेश में चलाया गया था, जम्मू कश्मीर में चलाया गया था, बिहार में चलाया गया था, ये भी ध्यान रखना, पंजाब में नहीं चलाया गया था। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार में चलाया गया था। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में किस जिले में नहीं चलाया गया था? उत्तर प्रदेश में सब जिलों में नहीं चलाया गया होगा, जहाँ पे सूखा से संबंधित कोई समस्या आई होगी वहाँ पे चलाया गया होगा। तो ये कौन सा ऐसा जनपद है जिसमें नहीं चलाया गया था? तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा पहला, एटा मैनपुरी आगरा। एटा मैनपुरी आगरा, एटा मैनपुरी आगरा, एटा मैनपुरी आगरा में नहीं चलाया गया था। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, योजना आयोग ने निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक आयोजन की आधारभूत इकाई माना है? योजना आयोग ने निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक आयोजन, यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जो विकास करेगी, यानी कि पॉजिटिव चीज़ें हमें लेनी है, कि आधारभूत इकाई, अच्छा इकाई से संबंध नहीं, यानी कोई एक एरिया होगा या कोई एक आप बोल सकते हो कोई
जैसे यहाँ पे जिला वगैरह हो गया, इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे आपको समझ लेना है। तो यहाँ पे आपका सी सही है, विकास खंड इकाई है ना, आधारभूत इकाई कौन सा है, विकासात्मक का आधारभूत विकास खंड, यहीं पे तो सारी की सारी योजनाएं आती हैं। तो इसी से संबंधित योजना आयोग ने विकास खंड को आधारभूत इकाई माना है। ठीक है, तो जिला दे देगा, तहसील ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना दोस्तों। ये ग्राम है, तहसील है, जिला है, तो इसमें जो विकास खंड होता है, ब्लॉक वगैरह होता है ना, वही हमारा क्या होता है, आधारभूत इकाई होता है विकासात्मक का। ठीक है, तो अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों इस वीडियो लेक्चर का। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो लेक्चर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैं इसी तरह से पढ़ा रहा हूँ कि आपको मज़ा आए, और ये मज़ा मैं सबको देना चाहता हूँ। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसको इंडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम विकास का एक कार्यक्रम नहीं है, ग्राम विकास का कार्यक्रम नहीं है, ये कौन सा ऐसी योजना है, या फिर जो यहाँ पे लिखा गया है वो चीज़ें उनमें से छांटना है आपको। तो ग्राम विकास कार्यक्रम नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है, ये तो कुछ ऐसा लग रहा है कि विकास से संबंधित है, और यहाँ पे विकास लिखा हुआ है, यानी कि ये तो ऑप्शन में रहना ही रहना है। ठीक है, अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्राम से भी संबंधित है, ये भी आपको पता होगा। 10 लाख कुआं योजना, ये भी कहीं ना कहीं ग्राम से संबंधित लग रहा है। आवास की बात कर रहा है ग्राम, ये वितरण कहाँ से आ गया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये ग्राम विकास की योजना से संबंधित कार्यक्रम नहीं है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है कि कॉमन सेंस लगाना है, और जो एकदम से अलग ऑप्शन होगा वही आपको छांट देना है एग्जाम में। इसी से आप, अच्छा ये चीज़ें धीरे धीरे आएंगी, जब आप मेरे साथ रहोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो धीरे धीरे मैं बोलूँगा, तो आप उसको कैप्चर करो कि कैसे कैसे इसको एलिमिनेट करना, छांटना है हमें। ठीक है, तो आई थिंक ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा। और अगर आपने अभी तक ग्रामीण परिवेश का PDF नहीं परचेज़ किया है, तो दोस्तों भरोसा रखें, जो भी चीज़ें और अपडेट होंगी अभी, वो भी चीज़ें मैं आपको आपका नंबर में सेव करूँगा, और वो भी चीज़ें आपको बराबर डे टू डे मिलती रहेंगी। और अगर आप कहोगे तो इसका जो ये PDF मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन हाँ, इसका आंसर फिर आपको नहीं है, इसका आंसर मैं अभी नहीं दे पाऊँगा फिलहाल। तो ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो मैंने पढ़ाया, इसको चेक करने के बाद में अगले दिन जस्ट आप अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो ये PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 50 रुपीज़ में है। ये भी एक तरह से समझ लीजिए कि योजना है। ये योजना किस चीज़ के लिए है, आपके UP के लेखपाल के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। समय पर खरीद लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।